हमारा आज का टॉपिक है डिडक्शन टू बी मेड इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम। टोटल इनकम में हमको डिडक्शन किस तरह से कैलकुलेट करना है। अब जो डिडक्शन है जनरली टोटल इनकम से ही हम कैलकुलेट करते हैं। टोटल इनकम में हमको कौन कौन सी छूट मिलती हैं ये हमारा जो इनकम टैक्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है, और इसमें 80C से लेकर के 80U तक की जो छूटें हैं वो हमको जो टोटल इनकम में से मिलती हैं, जिसमें हम कुछ ऐसे खर्चे करते हैं या कुछ ऐसी इनकम होती हैं जो कि 80C से लेकर 80U के अंतर्गत आती हैं, और उसमें हमको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। तो इसमें जो है सबसे पहले व्यक्तिगत तौर पर जो करदाता है उसके लिए हम देखते हैं। तो पेमेंट के लिए देखते हैं कि कुछ जो पेमेंट करदाता करता है तो उस पर कौन कौन सी छूट मिलती है। तो सबसे पहला दिया हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम कंट्रीब्यूटिंग टू प्रोविडेंट फंड। मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम और प्रोविडेंट फंड में अगर हम कुछ पैसा जमा करते हैं तो उसके विद रिस्पेक्ट में हमको क्या क्या छूट मिलेगी। तो बोल रहा है इन केस ऑफ इंडिविजुअल, बोल रहा है कि जब व्यक्तिगत तौर पर हम इसको देखते हैं तो सबसे पहला इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड बिफोर 1 अप्रैल 2012 शेल नॉट एक्सीड 20% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड। बोल रहा है कि ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि हम 1 अप्रैल 2012 के पहले हमने ख़रीदी हो, और उसकी जो कैपिटल उसका जो प्रीमियम हो उसकी जो पूरी कैपिटल है उसका 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन जो ये बता रहा है तो बोल रहा है द इंश्योरेंस पॉलिसी इश्यूड ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2012। ऐसी पॉलिसी जो हमने 1 अप्रैल 2012 के बाद ख़रीदी हो, और उसका जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उसकी कैपिटल का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थर्ड जो कंडीशन है कह रहा है कि इन द इंश्योरेंस पॉलिसी इश्यूड आफ्टर 1 अप्रैल 2013। ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी जो 1 अप्रैल 2013 के बाद में इश्यू की गई हो या ली गई हो। बोल रहा है इसका जो अमाउंट है प्रीमियम का, वो उसकी जो कैपिटल है उसका 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जो है ये इस कंडीशन में भी अगर कोई व्यक्ति डिसेबल है, कोई व्यक्ति अपंग है, या आंशिक रूप से अपंग है या पूर्ण रूप से अपंग है, या कोई व्यक्ति जो किसी क्रॉनिक डिसीज़ को से सफ़र कर रहा है, तो उसके लिए भी इस तरह की 80DD-B के अंतर्गत उसमें छूट मिलती है। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा, बोल रहा है कि इन इफेक्ट आर टू कीप इन फोर्स टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एन्युटी नॉट बीइंग एन एन्युटी प्लान रेफर्स फ्रॉम द 12 ऑन द लाइफ ऑफ सेल्फ स्पाउस और हिज आर हर चाइल्ड। बोल रहा है कि ऐसी एन्युटी का प्लान जो कि मतलब जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उसमें कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं जिसमें हमको हर साल या 6 साल में या 5 साल में कुछ पैसा हमको रिफ़ंड मिलता है। तो इस तरह का अगर कोई प्लान है और वो जो करदाता है उसने अपने खुद के लिए इस तरह का प्लान लिया हुआ है, अपनी पत्नी के लिए लिया हुआ है, या अपने किसी भी मेल या फीमेल चाइल्ड के लिए लिया हुआ है, तो वो इसके अंतर्गत आता है। फिर बोल रहा है अगला ये है by way of deduction from the salary payable by or and behalf of the government of any individual, being the some deduction in accordance with the condition of his service for the purpose of to him are deferred annuity or making provisions for his wife or children। बोल रहा है कि ऐसी कंडीशन में जबकि उसकी जो पत्नी या स्पाउस है जिसके लिए उसने पॉलिसी ख़रीदी है उसको पेमेंट मिलती है ना सैलरी मिलती है, और इस कंडीशन में अगर उसने अपनी पत्नी या अपने बच्चों के लिए इस तरह का पॉलिसी लिया हुआ है तो वो भी इसके अंतर्गत आती है। फिर अगला है तुम्हारा कंट्रीब्यूशन टू इंडिविजुअल्स इन एनी प्रोविडेंट फंड ऑफ टू विच द प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 अपील्स।
बोल रहा है कि कोई भी ऐसा प्रोविडेंट फंड जो कि प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के अंतर्गत आता हो, उसमें भी डिडक्शन मिलता है। फिर है एज अ कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अगर किसी तरह का एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन है, स्टैंडिंग इज द नेम ऑफ सेल्फ स्पाउस और हिज हर आर हिज और हर। बोल रहा है कि जो कि उसकी पत्नी या पति के लिए या फीमेल या मेल चाइल्ड के लिए उसने लिया हो। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा सम पेड टू इफेक्ट आउट ऑफ कीप द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सच एन्युटी प्लान ऑफ LIC ऑफ इंडिया और एनी अदर इंश्योर सो द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाइड। बोल रहा है कि कोई भी ऐसा एन्युटी प्लान उसने खरीदा है जो कि LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अंतर्गत हो, इंडिया में हो, या फिर कोई दूसरा मतलब कि कोई दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से उसने खरीदा हो, जैसे नवजीवन धारा प्लान 1, नवजीवन अक्षय प्लान 1, प्लान 2 और प्लान 3 LIC ऑफ इंडिया हैव बीन नोटिफाइड। और ये सारे जो हैं LIC इंडिया मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में नोटिफाइड है, मतलब रजिस्टर्ड है। इसके बाद बोल रहा है सम पेड एज द कंट्रीब्यूशन बाय एन इंडिविजुअल्स टू एनी पेंशन फंड UTI रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड हैज़ बीन नोटिफाइड। HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड हैज़ बीन नोटिफाइड। बोल रहा है कि ऐसा कोई पेंशन फंड है जिसमें उसका कंट्रीब्यूशन है, जो कि UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अंतर्गत रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड है, या HDFC रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड है, ये दोनों ही नोटिफाइड हैं और गवर्नमेंट के गजट में इनको मतलब शो ऑफ किया गया हो। अगला है इसका जो टॉपिक है द सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी सच डिपॉजिट्स स्कीम ऑफ अ पब्लिक सेक्टर कंपनी which is engaged in providing long-term finance for the construction or purchase of house in India। बोल रहा है कि इंडिया में घर खरीदने के लिए या घर बनाने के लिए जो वित्तीय संस्थाएं जो लोन देने का मतलब लोन देती हैं, ऐसी वित्तीय संस्थाओं से लिया हुआ लोन आर टू बी प्लानिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़, जो कि सिटी के टाउन के या किसी गांव के डेवलपमेंट के लिए बनाई जाती है। इनको दिया गया लोन भी डिडक्टेबल होता है, इसमें कुछ डिडक्शन मिलता है। फिर ट्यूशन फीस एक्सक्लूडिंग एनी पेमेंट टूवर्ड्स एनी डेवलपमेंट फीस आर डोनेशन आर पेमेंट ऑफ सिमिलर नेचर पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन आर देयर आफ्टर। बोल रहा है कि ट्यूशन फीस एक्सक्लूडिंग एनी पेमेंट ऑफ टूवर्ड्स एनी डेवलपमेंट फीस, मतलब ट्यूशन फीस जो हम किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को पेड करते हैं, उसमें डेवलपमेंट फ़ीस या कोई दूसरी फ़ीस ट्यूशन फ़ीस के अलावा लगती है, तो उसमें जो ट्यूशन फ़ीस है वो डिडक्टेबल हो। इसके बाद एनी इंस्टॉलमेंट आर नॉट आर पार्ट पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू अंडर द सेल्फ फाइनेंसिंग or other schemes of any development authority, housing board or other authority engaged in the construction and sale of house property or ownership basis। बोल रहा है कि ऐसी हाउसिंग बोर्ड कंपनी या ऐसी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी जो कि मकान बना करके बेचती है, और उसको अगर कोई व्यक्ति इंस्टॉलमेंट के मकान खरीदने के इंस्टॉलमेंट के रूप में उसको अगर कोई व्यक्ति किसी तरह का इंस्टॉलमेंट पेड करता है या कुछ पैसा अमाउंट पेड करता है, तो उसमें भी उसको छूट मिलती है। एनी इंस्टॉलमेंट आर पार्ट पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू
company or cooperative society of which is SSC is the shareholders are members towards the cost of house property allotted to him। बोल रहा है कि ऐसा इंस्टीट्यूशन मतलब ऐसी कोई हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिससे जो परचेस हाउस परचेस करने वाला व्यक्ति है उस सोसाइटी का शेयर होल्डर्स या मेंबर भी है, और वो परचेस करने के लिए घर परचेस करने के लिए उसको कुछ पेमेंट देता है, तो ये भी डिडक्टेबल है। पेमेंट ऑफ द अमाउंट बारोड बाय एसएससी फ्रॉम, पेमेंट जो है एसएससी से लिया गया हो, मतलब रीपेमेंट मतलब कोई भी जो है एसएससी जो संस्था है उनको अगर अपने लोन का रीपेमेंट कर दिया गया हो। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ एनी वन आर एनी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड हो। फिर स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस एंड द अदर एक्सपेंसेस ऑफ द पर्पस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी ऑफ एसएससी, मतलब जो संस्था है जो हाउसिंग बोर्ड है या जो संस्था है जो घर बेचने का काम करती, बनाकर बेचने का काम करती है, तो उस समय जो स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन की फ़ीस लगती है और दूसरे खर्चे जो लगते हैं उस पर डिडक्शन मिलता है। सम पेड ऑफ सब्सक्रिप्शन टू इक्विटी शेयर्स आर डिबेंचर्स इन पब्लिक सेक्टर कंपनी आर द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बोल रहा है कि कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन जो कि पब्लिक कंपनी के से लिया गया कोई डिबेंचर या कोई इक्विटी शेयर का सब्सक्रिप्शन। पार्ट ऑफ एनी एलिजिबल इश्यूज तो कैपिटल अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, जिसको कि किसी बोर्ड से अप्रूवल मिला हो, ठीक है, तो वो भी डिडक्टेबल होगा। अगला है सम पेड टू सब्सक्रिप्शन टू एनी यूनिट अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ एनी म्यूचुअल फंड स्पेसिफाइड इन सेक्शन नंबर 1023D provided the substance to these units is subscribed only on the eligible issue of the capital of any company। बोल रहा है कि कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन जो कि किसी बोर्ड या यूनिट के थ्रू जो म्यूचुअल फंड हैं उनका सब्सक्रिप्शन जो कि किसी बोर्ड या यूनिट के थ्रू जो है वो अप्रूव्ड हो, है ना, जिसको अप्रूवल मिला हुआ हो और वो सेक्शन नंबर 1023D के अंतर्गत आता हो, तो उसमें भी छूट मिलेगी। इंटरेस्ट ड्यू ऑन द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट विल इशूज एंड 8th इशू एंड 9th इशू, जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है उसका 8th और 9th इशू का जो इंटरेस्ट अगर ड्यू है तो उस पर भी उसको छूट मिलेगी। फिर है डिपॉजिट इन 5-year पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट में अगर 5 साल का डिपॉजिट है तो उस पर भी छूट मिलेगी। और डिपॉजिट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2004, सीनियर सिटीजन्स के लिए जो सेविंग स्कीम्स निकाली गई है 2004 में, उसके अंतर्गत अगर डिपॉजिट किया गया है तो डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना या अकाउंट्स के अंतर्गत अगर हमने किसी तरह का डिपॉजिट किया है तो